हेलो फ्रेंड, वेलकम टू जैक अकेडमी। तो दोस्तों, आज हम फिजिक्स का अध्याय 3 विद्युत धारा के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जानेंगे कि विद्युत धारा कहते किसको है। तो विद्युत धारा वह धारा होता है, यह एक फार्मूला बेस्ड पर डेफिनेशन यहाँ पर है। आवेशों की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यह एक फार्मूला बेस्ड है, यानी I बराबर Q/T होता है ना, वहाँ से ये डेफिनेशन को लिया गया है और यह एक अदिश राशि है। और विद्युत धारा दो प्रकार के होते हैं, एक होता है दिष्ट धारा, एक होता है परावर्तित धारा। दिष्ट धारा जिसे आप लोग बोल सकते हैं डीसी करंट, और ये होता है जो समय के साथ परिवर्तित नहीं हो, मतलब वो समय के साथ परिवर्तित नहीं हो, उसे दिष्ट धारा बोलते हैं। और परावर्तित धारा जो समय के साथ लगातार परिवर्तित हो जाए उसे एसी करंट बोलते हैं या परावर्तित धारा बोलते हैं। दिष्ट धारा का एग्जाम्पल आप लोग बैटरी हो गया, सेल होता है मतलब इसका उदाहरण। और प्रत्यावर्ती धारा का जो हमारी बिजली आती है हमारे घरों में, वो होता है परावर्तित धारा। और यहाँ पर धारा का फार्मूला है Q बराबर IT, इसी से यह I बराबर Q/T लाया गया है फार्मूला। इसके बाद पढ़ना है धारा घनत्व। तो धारा घनत्व क्या होता है, किसी तल के एकांक क्षेत्रफल के दिशा में प्रवाहित धारा को धारा घनत्व कहते हैं और इसे J से दर्शाते हैं। और जो होता है J बराबर I/A, और यह एक सदिश राशि है। और इसका जो मात्रक होता है A m−2 और बीमा होता है AL−2। यह इसका एक फार्मूला होता है जो J बराबर सिग्मा E से किसी भी सवाल को आप हल कर सकते हैं। जैसे पूछेगा, किसी भी क्षेत्रफल दिया रहेगा और वहाँ पर पूछेगा धारा घनत्व ज्ञात करें, तो इस फार्मूला से आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद है अनुगमन वेग, जिसे इंग्लिश में ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं और इसे VD से दर्शाते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते किसको है, तो यहाँ पर डेफिनेशन है, जब किसी चालक के सिरों को बैटरी से जोड़ते हैं तो चालक के सिरों के बीच एक विद्युत वाहक बल स्थापित होता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉनों पर सूक्ष्म बल आरोपित होता है। इस बल के कारण सूक्ष्म वेग प्राप्त होता है। इसी वेग को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। मतलब यह एक सूक्ष्म वेग है जिसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। जब मतलब धारा प्रवाहित किया जाता है तब उस पर एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जो इलेक्ट्रॉन के सूक्ष्म बल को आरोपित करता है, तो उसी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। इसका यहाँ पर फार्मूला दिया गया है, I बराबर यहाँ पर है V बराबर I/NAE, इसे आप लोग याद कर ले। और धारा और वेग में एक संबंध होता है, उसके लिए एक फार्मूला यहाँ पर है I बराबर NAV। V मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, इसके बाद E है। इसे आप लोग याद कर सकते हैं वीना से, ट्रिक है। इसके बाद यहाँ पर है गतिशीलता, जिसे इंग्लिश में मोबिलिटी कहते हैं और इसे माइक्रो से दर्शाते हैं। तो ड्रिफ्ट यह क्या होता है, तो चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग तथा चालक के सिरों के बीच विद्युत क्षेत्र के अनुपात को गतिशीलता कहते हैं। यहाँ पर यह डिफिनेशन लिखा गया है इस फार्मूला बेस्ड से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बटा विद्युत क्षेत्र के अनुपात को गतिशीलता बोलते हैं। इसका यहाँ पर मात्रक दिया गया है N/m²/C/N−1, और यहाँ पर जो बीमा दिया गया है M−1LT²A, यहाँ पर बीमा है। और इसका जो होता है फार्मूला m²/Vs। इसके बाद यहाँ पर है आवर्तकाल। आवर्तकाल के लिए यहाँ पर एक फार्मूला है I बराबर Q/T। इसका आप डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो इस फार्मूला के आधार पर आप लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर है, उसी से यह फार्मूला आता है T बराबर πRV
और यहाँ पर W बराबर 1/n रह कर इस फार्मूला को और आगे बढ़ा सकते हैं, जहाँ पर n है आवृत्ति और W है कोणीय वेग। इसके बाद यहाँ पर है L लंबाई के तार एक वृत्ताकार बनाया जाता है, V वेग है, तो धारा क्या होगा। यहाँ पर है अगर तार की लंबाई L हो और एक वृत्त बनाया जाता है और V वेग से, तो उसके लिए धारा यहाँ I बराबर EV/L हो जाएगा। इसके लिए व्यंजक है। इसके बाद यहाँ पर है मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते किसको है, तो यहाँ पर है जब धातु को गर्म किया जाता है तो उस कण में उपस्थित इलेक्ट्रॉन अपने स्थान में परिवर्तन होते हैं रहते हैं, इसे ही मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन में उपस्थित जो होता है इलेक्ट्रॉन अपने जब चलता है तो उसे बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। इसके बाद है श्रांति काल, जिसे टॉर्क से दर्शाते हैं। तो श्रांति काल क्या होता है, दो टक्करों के बीच समय को श्रांति काल कहते हैं। मतलब जब दो टक्कर होता है लगातार टक्कर, तो उसको श्रांति काल कहते हैं, जिसमें समय वो होता है, समय को श्रांति काल कहते हैं। इसे टॉर्क से दर्शाते हैं और इसका मात्रक सेकेंड होता है और यह समय के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसके बाद यहाँ पर है माध्य मुक्त पथ, जिसे m से डिनोट करते हैं। यह क्या होता है, धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई दूरी को माध्य मुक्त पथ कहते हैं। जब दो लगातार टक्कर होता है तो उनके बीच जो दूरी होता है तो उस दूरी को ही बोलते हैं माध्य मुक्त पथ। इसके बाद यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आवेश E और द्रव्यमान M समरूप विद्युतीय क्षेत्र E, तो त्वरण क्या होगा। यह हमारा मॉडल क्वेश्चन में भी यह क्वेश्चन दिया गया था। तो इसके लिए A बराबर हो जाएगा EE/m। इसके बाद यहाँ पर है फैराडे लॉ। तो आप लोग जान रहे होंगे कि फैराडे एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने दो नियम दिए थे इलेक्ट्रॉन पर जो होता है। तो पहला उनका नियम था, प्रथम नियम, इलेक्ट्रॉन पर मुक्त आयन का द्रव्यमान प्रवाहित आवेश के परिमाण के समानुपाती होता है। इसे आप लोग इस व्यंजक से याद कर सकते हैं, जैसे m समानुपाती I/T। तो जो होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन पर प्रवाहित होने वाले जो मात्रा होता है धारा और समय के समानुपाती होता है। इससे आप लोग डेफिनेशन को याद कर सकते हैं। इसके बाद है द्वितीय नियम। द्वितीय नियम क्या होता है, कई वोल्ट मीटर से विद्युत का एक ही परिमाण प्रवाहित हो तो इलेक्ट्रॉन पर मुक्त आयन का द्रव्यमान तुल्यांकी द्रव्यमान के समानुपाती होता है। यानी इसके लिए आप यहाँ पर एक व्यंजक दिया गया है m समानुपाती EIT। इससे इस डेफिनेशन को आप लोग याद कर सकते हैं, m समानुपाती IET, जहाँ पर I धारा है, E विद्युत वाहक बल और T समय है। इससे यह फार्मूला निकलता है m बराबर ZIT। और यहाँ m बराबर ZIT, जो Z आता है KE, एक नियतांक होता है। यहाँ पर KE से Z आता है। इस फार्मूले पर बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। इसके बाद यहाँ पर जूल का नियम। तो जूल का नियम क्या होता है, तो जूल ने 3 नियम दिए थे, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। प्रथम नियम कहा था कि जो होता है हीट धारा के वर्ग के समानुपाती होता है, और द्वितीय नियम था जो हीट होता है प्रतिरोध के समानुपाती होता है, और तृतीय नियम था हीट होता है ताप के समानुपाती होता है। और इसी तीनों से हमारा एक यहाँ पर व्यंजक प्राप्त होता है H बराबर I²RT। इसके बाद यहाँ पर है विद्युतीय कार्य। तो विद्युतीय कार्य कहते किसको है, तो चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रॉन द्वारा जितना कार्य किया जाता है उसे विद्युतीय कार्य कहते हैं। और इसका यह व्यंजक है, यहाँ पर एक व्यंजक है
W बराबर I²RT और 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुने 10⁻6 जूल है, जिसे आप लोग याद बढ़िया से कर लें। इसके बाद यहाँ पर है विद्युतीय शक्ति का फॉर्मूला। यहाँ पर P बराबर W/T से यहाँ पर I²R होता है और यह P बराबर V²/R होता है। ये पूछ सकता है, आप लोग इसे और इसे याद कर ले। यह W/T से फॉर्मूला से आता है यह। इसके बाद यहाँ पर है आगे, इसके बाद है चालक। यह चैप्टर थोड़ा बड़ा है, इसलिए इसमें समय थोड़ा अधिक लगेगी। इसके बाद यहाँ पर चालक। तो चालक यहाँ पर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ओमीय और एक होता है नॉन ओमीय। और ओमीय आप लोग ओम, यह आप नाम से ही इसे डेफिनेशन को याद कर सकते हैं, ओमीय और नॉन ओमीय। जो ओम को नियम को पालन करे उसे ओमीय, और जो ओम के नियम को पालन न करे उसे नॉन ओमीय। यहाँ पर ओमीय का उदाहरण दिया गया है सोना चांदी, अर्थात धारा आसानी से प्रवाहित हो जाए, यहाँ पर है। इसके बाद यहाँ पर उदाहरण है लकड़ी, प्लास्टिक, जर्मेनियम, ये सब उदाहरण है इसका। यहाँ पर अर्थात धारा आसानी से प्रवाहित न हो। इसके बाद यहाँ पर है विद्युत वाहक बल एवं विभवांतर में उत्पन्न व्यंजक। उसके लिए यहाँ पर व्यंजक है I बराबर E/R/R+R, और जहाँ पर बड़ा R बाह्य प्रतिरोध और छोटा r आंतरिक प्रतिरोध है। इसके बाद यहाँ पर विद्युत वाहक बल का डेफिनेशन है, विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न बल को विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट है किरचॉफ का नियम, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में यह बहुत बार पूछी गई है। किरचॉफ का नियम, तो किरचॉफ ने दो नियम दिया था। किरचॉफ जो था यह जटिल सर्किट में विद्युत धारा एवं विभवांतर के वितरण के लिए यह नियम दिया था। किरचॉफ यह दो नियम दिया था। पहला नियम था किसी बिंदु पर पहुंचने वाले सभी धाराओं के बीजगणितीय योग शून्य के बराबर होता है, यानी सिग्मा I बराबर 0। इसके बाद द्वितीय नियम था किसी बंद परिपथ में विद्युत धारा एवं प्रतिरोध के गुणनफल को बीजगणितीय योग शून्य के बराबर होता है, यह सिग्मा I बराबर 0 द्वितीय नियम था। आप इस डेफिनेशन को इससे याद कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर सिग्मा I बराबर 0 है, तो सिग्मा का मतलब योग होता है, तो यहाँ पर आप ऐसे याद कर सकते हैं कि सभी धाराओं पर पहुँचने वाले धाराओं का योग शून्य होता है। और यहाँ पर आप ऐसे याद कर सकते हैं कि धारा और प्रतिरोध के गुणनफल शून्य के बराबर होता है, तो इसे आप लोग इस तरीक़ा से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर है प्रतिरोध का समूहन। यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर है प्रतिरोध का समूहन। तो प्रतिरोध को दो प्रकार से समूहन किया जाता है, एक किया जाता है समांतर, एक किया जाता है श्रेणी क्रम। तो समांतर क्रम में 1/RP होता है, R1/R1 + 1/R2। इसके बाद श्रेणी क्रम में RS बराबर R1 + R2 + R3 होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है और जिसके बहुत सारे नोमेनक्लेचर बनेंगे इस पर। और एक और होता है जो R1 - R2 ज्ञात करने के लिए कभी पूछ सकता है, तो यहाँ पर फॉर्मूला है √R1 + R2 का होल स्क्वायर -4R1 × R2। इसके बाद है यहाँ पर विद्युत फ्यूज। तो विद्युत फ्यूज क्या है, आप लोग ध्यान से सुने। फ्यूज घर में लगाया जाता है, आखिरकार क्यों लगाया जाता है? तो वो हमारा सुरक्षा के लिए लगाया जाता है, क्योंकि हमारा कोई उपकरण खराब ना हो, ज़्यादा वोल्टेज कभी आ जाए तो जिसके कारण हमारा फ्यूज मार देता है, तो वह एक उपकरण होता है। तो आप लोग बिना याद करे भी बोल सकते हैं यह एक सुरक्षात्मक उपकरण है जिसे विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। केवल खाली हमें याद करना होगा, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इसके बाद यहाँ पर है प्रतिरोध, कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड का नाम। आप लोग इसे याद करने का एक अच्छा ट्रिक यहाँ पर है, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ।
इससे आप कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड का नाम याद कर सकते हैं, यहाँ पर। तो यहाँ पर बी से हो जाएगा ब्लैक, और यहाँ पर बी से हो जाएगा ब्राउन, इसके बाद रेड हो जाएगा, इसके बाद ऑरेंज हो जाएगा, वाई से फिर यहाँ पर येलो हो जाएगा, जी से ग्रीन हो जाएगा, यहाँ पर फिर ब्लू हो जाएगा, फिर से वायलेट हो जाएगा, और जी से यहाँ पर ग्रेट से यहाँ पर ग्रीन हो जाएगा, और यहाँ पर ब्रिटेन से ब्लू हो जाएगा, और यहाँ भी से वायलेट हो जाएगा, और गुड से ग्रे हो जाएगा, और वाइट से वाइट हो जाएगा। इसके बाद जी एस प्लस यहाँ पर जी एस दिया गया है, जी से हो जाएगा गोल्ड, और ए से हो जाएगा सिल्वर। और यहाँ पर बैंड दिया गया है पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे आप लोग लिख लें, और सवाल पूछे तो वहाँ से आप लोग इसे खोजकर बना सकते हैं। लास्ट में यहाँ पर होता है इसका बैंड के लिए क्रियाशीलता। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल पर है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, यहाँ पर है एक बनाया गया BROS, यहाँ पर ब्लू है, रेड है, यहाँ पर ऑरेंज है, इसके बाद एस यहाँ पर एस मतलब यहाँ पर सिल्वर है। तो आपको ये ऐसा दिया रहेगा, और वो पूछेगा कि प्रतिरोध ज्ञात करें और शक्ति ज्ञात करें। तो आप कैसे ज्ञात कीजिएगा? तो यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर ब्लू है, तो हम देखेंगे इस कार्बन प्रतिरोध में ब्लू कितने नंबर पर आता है। तो यहाँ पर ब्लू है 6 नंबर पर आता है, तो हम इस पे पहले 6 लिख देंगे। इसके बाद हम रेड है, तो रेड वालों को लिखेंगे कि कितने पर आता है रेड वाला। तो रेड वाला यहाँ पर है 2 नंबर पे, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पर है ओ ऑरेंज, तो ऑरेंज देखेंगे यहाँ पर, ऑरेंज यहाँ पर 3 नंबर पर है, तो ये 3 घात लगा देंगे। और जो सिल्वर होता है, सिल्वर के कितना होता है, तो यहाँ पर सिल्वर का है 10, तो 10 यहाँ पर लगा देंगे। तो ये बन जाएगा 62×10⁻³ ओम। और यहाँ पर शक्ति हो जाएगा कितना, 10%। इसे आप लोग देख ले बढ़िया से, कंफ्यूज में मत रहिएगा, इसे आप लोग ध्यान से देख ले। इसके बाद यहाँ पर है E1R2 + E2R1 बटा में R1 + R2। इससे आप लोग EJP में संबंध यहाँ पर है, EGP में एक संबंध होता है जो होता है रो जे से आप लोग इस संबंध को पूरा कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक अलग फार्मूला है E1R1R2, यह प्रतिरोध के लिए है। इसके बाद यहाँ पर है उदासीन ताप, तो उदासीन ताप को θn से द्वारा दर्शाते हैं, और यह उदासीन ताप होता है प्रारंभिक ताप प्लस अंतिम ताप का योग बटे 2, जिसे θn से दर्शाते हैं। इसे आप θ1 + θ2/2 से लिख सकते हैं। इसके बाद है व्हीटस्टोन ब्रिज का मान। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का मान आपको से पूछ सकता है क्या होगा। तो इसमें चारों जो होता है बराबर होता है आपस में, PQ बराबर RS/S। इसके बाद है J बराबर σE, आपने पहले भी देखा यह। अगर हमें कोई प्रतिरोध ज्ञात करना है, अज्ञात प्रतिरोध, यहाँ पर S बराबर RQ/R से आप ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद मीटर सेतु है। तो मीटर सेतु क्या होता है, यह एक विद्युतीय यंत्र होता है जो अज्ञात प्रतिरोध के मान ज्ञात कर सकते हैं। यह व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर कार्य करता है। मीटर सेतु के बारे में भी एग्जाम में पूछा था कि किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यह व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर कार्य करता है, जो अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करता है। इसके बाद यहाँ पर है, इसको से दर्शाते हैं समानुपाती। तो यह एक प्रतिरोध गुणांक होता है, ताप प्रतिरोध गुणांक, जिससे का फॉर्मूला यहाँ पर T2 - T1/R2 - R1 होता है। इससे आप लोग ताप प्रतिरोध का गुणांक ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर है सेल का समूहन। जैसे पिछले में हमने पढ़ा कि वो होता है प्रतिरोध का समूह है,
और यहाँ पर सेल का समूह है, तो सेल का भी समूह श्रेणी क्रम और समांतर क्रम होता है, लेकिन जस्ट उल्टा होता है। यहाँ श्रेणी क्रम में 1/RS बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 होता है, और समांतर क्रम में RP बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है, जस्ट उल्टा होता है। यहाँ पर उनका एक व्यंजक और है, I बराबर ME/R प्लस MR, और यहाँ श्रेणी के लिए I/NE/NR प्लस R। इसके बाद यहाँ पर और आगे है बोटू। यह एक बहुत ही बड़ा व्यवसाय मात्रक है। यहाँ पर है बोर्ड ट्रेड यूनिट, जिसका मतलब फॉर्मूला मतलब अथी होता है BO2 का फुल फॉर्म। मतलब यह व्यवसाय के लिए बहुत बड़ा मात्रक होता है, जिसका मात्रक किलोवाट घंटा होता है, जो विद्युत वाहक बल को मापा जा सकता है विभव से। इसके बाद यहाँ पर है टर्मिनल विभवांतर। तो टर्मिनल विभवांतर कहते किसको है, इसके लिए यहाँ पर फॉर्मूला है TV बराबर VB माइनस VA, जिससे आप लोग टर्मिनल विभव ज्ञात कर सकते हैं। और हमारा 2 वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, और वहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और बायोलॉजी का वहाँ पर है, उसे आप लोग इंग्लिश का देख सकते हैं सभी प्लेलिस्ट में जाकर। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।